गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो लास्ट लेक्चर में जो मैंने ग्लोबुलिन टाइप ऑफ प्रोटीन बताया था, जिसमें हम लोगों ने प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन के बारे में डिस्कस किया था और मैं ग्लोबुलिन के 3 टाइप ऑफ प्रोटीन को ओरली बोल करके निकला था। आज मैं उसे अपने नोट्स में लिख दे रहा हूं और फिर एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हालांकि जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, उसमें एक कंपोनेंट ग्लोबुलिन के 3 सब कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है अल्फा ग्लोबुलिन, जो कि लीवर प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल है अल्फा ग्लोबुलिन का, दैट इज सेरुलोप्लाज्मिन, जो क्या करता है, कॉपर कैरिंग प्रोटीन। सेकेंड दैट इज बीटा ग्लोबुलिन, जो प्रोड्यूस करता है लीवर, इसका एग्जाम्पल है ट्रांसफेरिन, दैट इज आयरन कैरिंग प्रोटीन। थर्ड आता है दैट इज गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन प्रोड्यूस होता है कौन, लिम्फोइड ऑर्गन से, और याद रखिएगा प्रेजेंट किस फॉर्म पे होता है, इन फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज विच डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, यानी ये एंटीबॉडीज के फॉर्म पे प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरिया, वायरस और टॉक्सिक सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करता है, और यही वजह से इसका दूसरा नाम अपन क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन एक्चुअल में 5 टाइप के होते हैं। पहला दैट इज आईजीए यानी गामा ग्लोबुलिन, आईजीए दैट इज अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीएम दैट इज म्यू ग्लोबुलिन। नेक्स्ट दैट इज आईजीई एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन, IgD दैट इज डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन। याद रखने का कॉमन टर्म GAMED दैट इज गामेड। अब IgG क्या करता है, प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी टू फीटस, यानी यही एक है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। IgA प्रेजेंट होता है सिक्रीशन ऑफ मिल्क प्लस स्वेट में, म्यूकस में, और कहते हैं ये IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ये एक्चुअल में हमारे म्यूकस लाइनिंग का प्रोटेक्शन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। IgM दैट इज म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन ये उस समय फॉर्म करता है जब एंटीजन का इनकाउंटर हो किसी भी टिश्यूज में और ब्लड में, ताकि दूसरे को मैसेज जा सके और उससे अपना इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग बना सके, यानी रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज कर सके। IgE दैट इज एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन ये इन्वॉल्व होता है एलर्जी से। नेक्स्ट IgD दैट इज डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन सिमिलर होता है IgE, लेकिन फंक्शन अभी तक स्पेसिफाइड नहीं है IgD का। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन होता क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में डिस्कस किया था हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट रोल, जो कि ऑक्सीजन के कैरिंग कैपेसिटी को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, इंक्रीज कर रहा था। हीमोग्लोबिन में 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट हेम जो आयरन कंपोनेंट होता है, यानी मेटेलिक कंपोनेंट, दैट इज 5%, ग्लोबिन दैट इज 95% जो कि प्रोटीन पार्ट होता है। हेम में आयरन और पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होता है, जबकि आयरन वो भी Fe+2। हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजिनेशन के टर्म में इसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था Fe+2 को। याद रखेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक से कि एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी करता है 4 O2 मॉलिक्यूल्स को। अब हेम के बाद हम लोग ग्लोबिन के बारे में डिस्कस करते हैं। हालांकि हम लोग जानते हैं कि ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है, यानी ईच ग्लोबिन प्रोटीन मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। कौन कौन 4 पॉलीपेप्टाइड, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन में 141 अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में 146 अमीनो एसिड, दैट इज गामा पॉलीपेप्टाइड चेन में 146 अमीनो एसिड, एंड सेम एज इट इज द डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें भी 146 अमीनो एसिड होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन के बेसिस पे 3 टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन कंसिडर्ड किए जाते हैं ह्यूमन के अंदर। पहला
एडल्ट 1 जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन, एडल्ट 2 2 अल्फा 2 डेल्टा चेन, और फीटल दैट इज 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन। याद रखिएगा ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन फीटल का HbF का काफी ज्यादा होता है इन दोनों HbA1 और A2 के रेस्पेक्ट में। अब बात करते हैं कुछ हीमोग्लोबिन से होने वाले डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में। हालांकि मुझे इसे लास्ट में लेना था, लेकिन मैं इस टॉपिक को पढ़ाते वक्त इसकी नेसेसरी सोचा कि इसी जगह पर क्यों ना मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं और पढ़ा दूं। दैट इज एनीमिया। एनीमिया उस समय कंसिडर करते हैं जब आरबीसी का काउंट हमारे ब्लड में काफी ज्यादा ड्रामेटिकली डिक्रीज होता है। अब ये एनीमिया के टाइप कितने हैं? फर्स्ट दैट इज मैक्रोसिस्टिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ये होता क्या है? मैक्रो का मतलब कहीं ना कहीं आरबीसी का साइज नॉर्मल साइज से ज्यादा हो जाए, उस कंडीशन को अपन मैक्रोसिस्टिक कहते हैं। कलर कॉम्प्लेक्शन नॉर्मल होगा, लेकिन सफर किससे कर रहा होगा? एनीमिया, यानी आरबीसी का काउंट घट चुका होगा। अब कहोगे कि अगर आरबीसी की साइज बढ़ गई तो वो तो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है। नहीं, अगर आरबीसी की साइज बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि आरबीसी का जो डोनेन मेम्ब्रेन है, यानी आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसकी सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस काफी कम हो जाएगी, जिस वजह से वो हाई फ्लो में जरा सा भी वॉल से टकराएगा तो वो बर्स्ट हो जाएगा। सो आरबीसी की काउंट घट जाएगी। ये मैक्रोसिस्टिक एनीमिया ये कहते हैं ड्यू टू विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जिसमें साइज मैक्रोसाइट्स फॉर्म्ड हो जाते हैं जो कि डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में। अब इस मैक्रोसिस्टिक एनीमिया का बेसिकली 2 नाम से कंसिडर्ड आपको दूसरे बुक में मिलेंगे। पहला मिलेगा दैट इज मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। ये मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, इसकी जो होने के चांसेस होते हैं वो भी विटामिन B12 प्लस एक एडिशनल फॉलिक एसिड के वजह से होता है, जिसमें आरबीसी डिवाइड नहीं होता है, साइज इंक्रीज होता है, लेकिन नंबर क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अभी ही समझाया था, साइज बड़ा होगा आरबीसी का मेम्ब्रेन पतला हो जाएगा, टकराएगा वॉल के साथ, कैपिलरीज के साथ, बर्स्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली आरबीसी की साइज तो बढ़ी लेकिन आरबीसी की नंबर घट जाएगी। नेक्स्ट दूसरा इसी मैक्रोसिस्टिक का पार्ट आता है दैट इज पर्नीशियस एनीमिया, और ये पर्नीशियस एनीमिया काफी ज्यादा फिटल है। इसमें भी सेम केस होता है एज मैक्रोसिस्टिक एनीमिया के तौर पे। अब बात करते हैं अपन दैट इज माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये इसमें खास करके आयरन की डेफिशिएंसी के वजह से एनीमिया होता है और आरबीसी का साइज छोटा हो जाता है, यानी माइक्रोसाइट्स हो जाते हैं। कहा यह जाता है कि ये अगर हमारे फूड में आयरन की डेफिशिएंसी हो रही हो तो जो एनीमिया लीड करेगा उस एनीमिया का नाम होगा माइक्रोसिस्टिक, जिसका दूसरा नाम न्यूट्रिशनल एनीमिया भी कंसिडर्ड किया जाता है। और याद रखिएगा कि इस माइक्रोसिस्टिक एनीमिया के लिए कॉपर एक एसेंशियल एलिमेंट है। जब बॉडी में कॉपर कम होना शुरू हो जाता है तब एब्जॉर्प्शन आयरन की भी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट आता है दैट इज नॉर्मोसिस्टिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ये उस समय होता है जब किसी भी पर्सन को आइदर ब्लड लॉस ज्यादा हो जाए ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग, आइदर फीमेल में जब उसके साइक्लिक चेंजेस और मेंस्ट्रुअल फ्लो काफी ज्यादा रहता है तो आफ्टर 6, 7, 14 डेज के बाद जो एनीमिया से वो फीमेल सफर करती है उस एनीमिया का नाम होता है नॉर्मोसिस्टिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नेक्स्ट आता है दैट इज सिकल सेल एनीमिया। हालांकि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो कि क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 है उसमें और भी डिटेल में पढ़ना है, लेकिन हम लोग एनीमिया पढ़ रहे हैं सो हम लोग यहां पर इसको देख लेते हैं। पहला ये ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप ऑफ डिजीज होता है। अब
ऑटोजोमल रिसेसिव टाइप ऑफ डिजीज क्या होता है? ऑटोजोम्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी बॉडी में सिर्फ दो टाइप के क्रोमोजोम होते हैं, एक ऑटोजोम होता है जो बॉडी का फॉर्मेशन बनाता है, दूसरा सेक्स क्रोमोजोम होता है जो कि हमारे सेक्स को डिफाइन करता है कि हम मेल बनेंगे कि फीमेल बनेंगे। ये जो बॉडी से रिलेटेड क्रोमोजोम में डेफिशिएंसी आती है उसी चीज को ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसका डिफेक्ट बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में होता है। हालांकि अभी हम लोग ने देखा था कि ग्लोबिन में टोटल 4 टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। सो ये किसमें? बीटा चेन। बीटा चेन के 6th पोजीशन पे वैलेनिन के जगह पर ग्लूटामिक एसिड आ जाएगा, यानी ग्लूटामिक एसिड वैलेनिन को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा, जिस वजह से नॉर्मल आरबीसी सिकल शेप का हो जाएगा। और जब ये नॉर्मल आरबीसी सिकल शेप का हो जाएगा तो इसकी ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी और अल्टीमेटली पेशेंट ऑक्सीजन, उसके बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाएगा, तो जिस वजह से हाइपोक्सिया के कारण उसका डेथ हो जाएगा। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये डिजीज इधर अल्फा और बीटा चेन के वजह से होता है, जिसमें थैलेसीमिया कंडीशंस में अल्फा और बीटा चेन सिंथेसाइज ही नहीं हो पाता है। अब थैलेसीमिया भी दो टाइप का होता है, एक माइनर थैलेसीमिया और दूसरा मेजर थैलेसीमिया। और थैलेसीमिया एक टाइप ऑफ एनीमिया है जिसमें आरबीसी की काउंट घटती है। अगर अल्फा चेन सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा उस चीज को अपन माइनर एनीमिया कहेंगे, जबकि बीटा चेन सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा उस चीज को मेजर एनीमिया कहेंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। इस टॉपिक का नाम है ब्लड। लेकिन ब्लड स्टार्ट करने से पहले हम लोग ब्लड के दो एसेंशियल कंपोनेंट, एक एंटीजन और दूसरा एंटीबॉडीज को बहुत अच्छे तरीके से पहले समझे। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन दो वर्ड से लिया गया है। एंटी स्टैंड करता है एंटीबॉडी के लिए और जेन स्टैंड करता है जनरेटिंग मटेरियल्स के लिए। मतलब कि जो एंटीबॉडी जनरेटिंग मटेरियल होगा उसी चीज को एंटीजन कहेंगे। एंटीजन हालांकि मोस्टली तो ये प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये पॉलीसैकेराइड्स भी हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं और अदर टाइप ऑफ कंजुगेट प्रोटीन भी हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं और आइदर केमिकल सब्सटेंस भी हो सकते हैं। एंटीजन मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं और ईच एंटीजन हैज मेनी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स कॉल्ड एपिटॉप्स। यानी एंटीजन के सरफेस पे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जिसे एपिटॉप्स कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। याद रखिएगा, एक एंटीजन बहुत सारे एंटीबॉडीज के साथ क्या कर सकते हैं? बाइंड कर सकते हैं। और ये किस पे प्रेजेंट होते हैं? तो किसी भी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। मैंने यहां पर एंटीजन बना करके शो किया है। ये एंटीजन है और ये जो रेड कलर के डॉटेड और इस पिंसर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है जिसे अपन एपिटॉप्स कहते हैं। जबकि ये इन्वर्टेड वाई शेप जो आप देख रहे हो, ये सब सारी क्या चीज है? एंटीबॉडीज है। सेकेंड है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज ये प्योर प्रोटीन गामा ग्लोबुलिन के बने होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। यही कारण से इसका दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन्स पड़ा। याद रखिएगा, ये क्या करता है? फ्रॉम फंक्शन पॉइंट ऑफ अ व्यू एंटीबॉडी कैन द वेरियस टाइप। यानी एंटीबॉडीज के फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत टाइप के होते मोस्टली 3 टाइप के हैं, दैट इज एग्लूटिनिन, प्रेसिपिटीन्स और ऑप्सोनिन्स। काम क्या करते हैं? जैसे ऑप्सोनिन बाइंड करते हैं एंटीजन के साथ और टू मेक टेस्टी फॉर फैगोसाइटिक सेल्स। यानी जो फैगोसाइटिक सेल्स के साथ बाइंड करके ताकि फैगोसाइटिक सेल्स के लिए वो एडिबल बन सके, खाने लायक बन सके और टेस्टी बन सके, उस प्रोटीन को अपन क्या कहते हैं? ऑप्सोनिन कहते हैं।
दैट इज इस प्रोसेस को, टेस्टी बनाने वाले प्रोसेस को, एंटीजन को, दैट इज ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, प्रेसिपिटीन, यानी जो एंटीबॉडी कन्वर्ट करता है सॉल्युबल एंटीजन को इनसॉल्युबल फॉर्म में, वो बेसिकली प्रोटीन प्रेसिपिटीन है। नेक्स्ट, एग्लूटिनिन। एग्लूटिनिन एक्चुअल में ये प्रोड्यूस करता है एग्लूटिनेशन, मतलब क्लंपिंग, थक्का जमना जिसे कहते हैं, सेल्स का बियरिंग एंटीजेंस। अब बात करते हैं हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में। क्यों? क्योंकि हम लोग अच्छे तरीके से एंटीजन और एंटीबॉडीज देख लिए हैं, और होप सो आप जो लोग भी इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे उन्हें एंटीजन और एंटीबॉडीज समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार हम लोग अभी एंटीबॉडीज के डायग्राम को भी देख करके समझे कि आखिर एंटीबॉडीज दिखता कैसा है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर एक एंटीबॉडी का है, जिसमें यहां पर आप गौर से देखो कि दो हैवी चेन है इसके, जिसे एच चेन कहते हैं, और दो लाइट चेन है। शेप कैसा है? वाई शेप का है। दोनों हैवी और लाइट चेन वन साइड के आपस में जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, जबकि दोनों हैवी चेन भी आपस में जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से। इसमें दो रीजन पाया जाता है। एक होता है कांस्टेंट रीजन, जो ये अनसैडेड पोर्शन है, इसे कांस्टेंट रीजन कहते हैं, जबकि जो सैडेड पोर्शन है ये वेरिएबल रीजन है, क्योंकि इसी जगह से एंटीजन बाइंड होता है और ये एंटीबॉडी उस चीज को डैमेज करता है और खा जाता है। और याद रखिएगा कि ये इसके अटैकिंग साइट्स हैं, जिसे अपन वेरिएबल रीजन कहते हैं। ये जनरली क्या है? उसके अटैकिंग साइट है। ये पूरा डायग्राम आपका एक एंटीबॉडीज का मोनोमर का है। ब्लड ग्रुप, अभी हम लोगों ने देखा कि एंटीजन ब्लड का उसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है, उस चीज को एग्लूटिनोजन कहते हैं, जबकि एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप का प्रेजेंट होता है सीरम में, दैट इज प्लाज्मा में, जिसे एग्लूटिनिन कहते हैं। और याद रखिएगा, मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में कि बोथ एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। यहां पर हम लोग 4 टाइप ऑफ ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे, ए, बी, एबी एंड ओ। एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था लैंडस्टीनर। याद रखें, ये फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में मैंने यहां पर समझाया है ओ, ए, बी, ए बी। इन चारों के बीच में डोनेटिंग टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। जैसे ओ ए बी को दे सकता है, ओ ए को दे सकता है, ओ बी को दे सकता है। यानी ओ क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर, और ए बी क्या हो गया? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। किसी भी ब्लड ग्रुप का नाम एक्चुअल में उसके एंटीजन से पड़ता है। यानी ब्लड ग्रुप ए है तो कहीं ना कहीं उसके पास एंटीजन ए प्रेजेंट होता है, जो कि एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। एनसीईआरटी की जो डायग्राम है पेज नंबर 280 में, उसमें आप जाएं और आप मेरे वर्ड्स को फॉलो करें। हालांकि फॉलो ना करें, अब देख ही ले आप। ब्लड ग्रुप ए नाम किसके बेसिस पे पड़ा? तो एंटीजन के बेसिस पे पड़ा। जैसे ब्लड ग्रुप ए है, इसका एंटीजन ए है, बी का एंटीजन बी, ए बी का एंटीजन ए बी, जबकि ओ का एंटीजन नील होता है। यही कारण है कि जब इसके पास एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ये तो किसी से जाकर के रिएक्ट ही नहीं करेगा, और जब किसी से जाकर के रिएक्ट नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा? दूसरे के बॉडी में जाकर के अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। अब ए का जस्ट अपोजिट, दैट इज एंटीबॉडीज, जो कि उसके प्लाज्मा में होगा। ए का एंटीबॉडी बी, बी का ए बी का नील, कुछ नहीं होता इसका। सो यही कारण है कि सारे ग्रुप ए बी और ओ अपना हाथ साफ करते हैं ए बी के। यही कारण है कि ए बी जो हो गया वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। हालांकि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी, यानी इसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होते हैं वो क्या होते हैं? एंटी ए
और बी। यही कारण है कि ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर जरूर है लेकिन यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट है इसके प्लाज्मा में और बी भी प्रेजेंट है। सो सिर्फ ओ डोनर ही इसके लिए क्या होगा, कॉम्पेटिबल होगा। नेक्स्ट है दैट इज आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर बेसिकली डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था लैंडस्टीनर और वीनर। इन्होंने डिस्कवर किया था इसे रेसस मंकी में। रेसस मंकी, आपने अक्सर दो टाइप के मंकी को देखा होगा। एक छोटा मंकी जो हमेशा डांस वगैरह करवाने में एक आदमी उसे सिक्कर से पकड़ा हुआ रहता है जिसे मदारी कहते हैं, वो डांस करवाने में उस मंकी का इस्तेमाल करता है। दैट मंकी इज कॉमनली नोन एज द रेसस मंकी। हमारा ब्लड ग्रुप उसी से मैच करवाया जाता है और वही एंटीजन दैट इज आरएच एंटीजन उसे कहते हैं। अगर मिल गया यानी जिसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट हुआ वो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहलाएगा और जिसमें आरएच एब्सेंट हो गया वो आरएच निगेटिव ब्लड ग्रुप कहलाएगा। यही कारण है कि आप समझते हो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और सेम केस एज इट इज रिगार्डिंग विद द निगेटिव वन। आरएच एंटीजन जो होता है ये एक्चुअल में डोमिनेंट जीन है। मतलब अगर हमारे पेरेंट्स में मदर या फादर में से किसी का भी ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव होगा तब उसके बच्चे का 100% बच्चा भी आरएच पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यह डोमिनेंट जीन का केस है। इंडिया में आरएच पॉजिटिव के केस 97% है जबकि आरएच निगेटिव महज 3% है। वर्ल्ड में यही आरएच पॉजिटिव 80% है और आरएच निगेटिव 20% है। यहां पर देखा जाए कि अगर आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज हो जाए आरएच निगेटिव में तब फर्स्ट टाइम में तो सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन इस ट्रांसफ्यूजन के दौरान पे क्यों? क्योंकि हमने ए निगेटिव ब्लड वाले पेशेंट को हमने ए पॉजिटिव, सॉरी फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर ए पॉजिटिव वाला पेशेंट है इसमें हमने ए निगेटिव का ब्लड ग्रुप डाल दिया तो पॉसिबल है, सक्सेसफुल है, फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल होता है क्योंकि उस समय एंटीबॉडीज इस निगेटिव के रेस्पेक्ट में वो प्रिपेयर नहीं करता है। लेकिन जैसे ही ये ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल होगा तब क्या होगा, आरएच एंटीबॉडीज फॉर्म कर जाएगा रिसीवर्स ब्लड में। सो नेक्स्ट ट्रांसफ्यूजन बेसिकली ब्लड का क्लंपिंग होगा, यानी सेकेंड सक्सेसफुल ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा। मतलब कैसे कि अक्सर आपने सुना होगा कि कभी भी मूवीज में या फिर कहीं नेचुरल रोड एक्सीडेंट में अगर पर्सन एक्सीडेंट कर जाता है तो डॉक्टर, अगर ए पॉजिटिव वाला बंदा रोड एक्सीडेंट किया है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आप इन्हें ए पॉजिटिव वाला ही ब्लड ग्रुप दे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर उस समय उसे सेकंड केस मान करके चलते हैं। अगर वो फर्स्ट केस मान करके चले पॉसिबल ही नहीं है, हो सके पहले भी कभी एक्सीडेंट हुआ हो। यही कारण है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो सीधा कहते हैं कि अगर बंदा ए पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला है तो आप उसे ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ही डोनेट करें। नेक्स्ट है, यही कारण ओ निगेटिव वाले, यानी इसके पास एंटीजन एब्सेंट है सो यूनिवर्सल डोनर बन गया, और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर बन गया इन टर्म ऑफ आरएच फैक्टर। अब सेकंड, इसी आरएच से एक डिसऑर्डर और कह सकते हैं एक कंडीशन जिसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कंडीशन कहते हैं। अगर मदर आरएच निगेटिव है, फादर आरएच पॉजिटिव है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि आरएच पॉजिटिव डोमिनेंट है जिसे प्रभावी कहते हैं, तो चाइल्ड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये जो चाइल्ड पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट चाइल्ड का नॉर्मल डिलीवरी टेक प्लेस होगा। लेकिन इसी डिलीवरी के दौरान अगर मदर का ब्लड
इस चाइल्ड के साथ ट्रांसफ्यूज हो गया या फिर ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग पार्चुरेशन एक्सचेंज हो गए, तब RH पॉजिटिव के लिए मदर अपने बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्म कर लेगी और जो सेकेंड प्रेगनेंसी होगा और सेकेंड चाइल्ड होगा तब उसका फीटल डेथ कर जाएगा और वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसी कंडीशंस को अपन क्या कहते हैं, एरिथ्रो मतलब RBC, ब्लास्टोसिस मतलब बर्स्ट हो जाना, किसमें, फिटल में। सो पूरे टर्म क्या हो गए, एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटालिस। याद रखें, इसे अपन क्योर भी कर सकते हैं। कैसे, RH एंटीबॉडीज अगर अपन देते हैं मदर को विदिन 72 आवर्स ऑफ पार्चुरेशन यानी बर्थ से 72 घंटों के अंदर उसे एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगा दिया जाए, वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा फिटल RBCs टू प्रिवेंट RH एंटीबॉडीज फॉर्मेशन इन मदर। याद रखेंगे, अगर फर्स्ट चाइल्ड या फिर सेकंड चाइल्ड में ये इंजेक्शन एंटीबॉडीज का नहीं पड़ा और सेकंड चाइल्ड प्लासेंटा के वजह से सक्सेसफुल भी हो रहा है, तो अगर पार्चुरेशन में उसका ब्लड मदर के साथ एक्सचेंज करेगा तब ये चाइल्ड को सीवियर जॉन्डिस और ब्लड क्लम्पिंग के केस ऑब्जर्व होंगे। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कोagulation ऑफ ब्लड टॉपिक के बारे में ब्रीफ स्टडी करेंगे। सो स्टे सेफ।